Assalamu alaikum. My name is Tehzeeb Fatma. I am clinical psychologist and working in Global Institute for Autism and Special Need. Today we are going to discuss anxiety disorder and management of anxiety disorder. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या और हम इससे डील कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वो है कि एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर की कॉज बनते हैं और इसके टाइप्स क्या हैं और हम एंजाइटी डिसऑर्डर डायग्नोस कैसे करते हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनेज कैसे कर सकते हैं. व्हाट इज़ एंजाइटी? एंजाइटी एक अनसर्टेनिटी फेयर है जो कि रियल में भी हो सकता है और इमेजिन सिचुएशन में भी हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट को ऐसे लगता है कि वो किसी ख़तरे या किसी खौफ में इस खौफ में मुब्तला हो जाता है कि उसको फ्यूचर या आने वाले वक्त में कोई ख़तरा है या इस तरह. और नॉर्मल डे लाइफ में भी एंजाइटी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसा कि किसी सोशल वर्क प्रॉब्लम की वजह से एंजाइटी हो सकती है, एग्ज़ाम्स की वजह से एंजाइटी अक्सर स्टूडेंट्स को हो सकती है, और फाइनेंशियल इश्यूज़ और या फिर रियल में भी कुछ डेंजरस सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है. बट हम जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्या है कि वो एक डिफरेंट मेंटल इलनेस है, जिसमें जो मोस्ट कॉमन जिसमें ये होता है कि उसके सिम्टम्स में क्या होता है, एंजाइटी होती है, फेयर, वरीज या फिर कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी विच इज़ स्ट्रॉन्ग टू इंटरफेयर विद डेली लाइफ. ये कि ऐसा खौफ जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा हो, तो तब हम उसको कहेंगे कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है. तो अब इसके कॉजेज़ क्या हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के? इसके जेनेटिक्स में, यानी अगर तो किसी के जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री में एंजाइटी है तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एंजाइटी होने के. साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, स्ट्रेस है, या फिर इन्वायरमेंटल, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में अगर हमें ऐसा माहौल है जो कि एंजाइटी या पैनिक है जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है. इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर हैं एंजाइटी में, उसमें है कि 30% ऑफ एंजाइटी पेशेंट आर बिटवीन 18 to 29 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 18 से 29 की एज तक के लोगों में ज़्यादा चांसेस है एंजाइटी होने के. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, इसके कि अगर फैमिली में किसी को एंजाइटी है तो उसको ज़्यादा चांसेस है एंजाइटी होने के. और इसमें नेक्स्ट इसमें है कि ड्रग्स वाले जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ड्रग अब्यूज़ एंड जो अल्कोहल यूज़ करने वाले लोगों को एंजाइटी के चांसेस हैं. इसके अलावा अनहेल्दी डाइट भी बहुत बड़ा कॉज है एंजाइटी का. इसके अलावा एक्सेसिव कॉफ़ी यूज़, जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी यूज़ करते हैं उनको भी एंजाइटी हो सकती है. इसके अलावा स्मोकिंग एंड निकोटीन भी बहुत बड़ा कॉज है एंजाइटी के. इसके अलावा जो और कॉजेज़ है एंजाइटी की, उसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा में है कि अगर बचपन में कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा वाक़या जिसने खौफज़दा किया तो हो सकता है तब तो ओवरकम हो गया हो, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो एंजाइटी की कॉज हो सकती है कि अडल्टहुड में या उसके बाद, जैसा कि पहले भी बताया है कि 18 से 29 ईयर्स तक में क्या होता है कि ये रिस्क फैक्टर है कि इसमें एंजाइटी दोबारा से हो सकती है. इसके अलावा गुर्बत बहुत बड़ी वजह है एंजाइटी की, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस है, फिज़िकल डिसेबिलिटी है. और इसके अलावा साइकेट्रिक एंड बहुत से न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं, जिसमें कि शिज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर, माइग्रेन्स और सीजर्स, ये इनकी वजह से भी एंजाइटी हो सकती है. अब हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स क्या हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर और ये होते क्या हैं. सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है कि इसमें क्रॉनिक वरी एंड टेंशन थ्रू आउट द डे विदाउट स्पेसिफिक कॉज और सिचुएशन, कि इसमें क्रॉनिक वरी और टेंशन होती है कि जिसकी कोई रीज़न नहीं होती, मतलब कि होता है ना कि कोई ऐसी कॉज हो जिसकी वजह से कोई खौफ या ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से कोई डर हो, लेकिन
जब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उसको कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होती, लेकिन उसको वरी हो रही होती है और उसको लाइक स्ट्रेस या टेंशन होती है, तो हम उसमें कहेंगे कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें फियर ऑफ पब्लिक। इसमें क्या है कि जो पेशेंट जो कि जिसको सोशल एंजाइटी हो, उसको पब्लिक में जाने से, उसको लोगों से खुद डर लग रहा होता है या फिर पब्लिक प्लेसेस में जाने से वो घबरा रहा होता है, उसको इस चीज़ का डर होता है कि लोग उसको जज करेंगे या उसको उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो उसके अलावा जो अगला एंजाइटी डिसऑर्डर है उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई ऐसा ट्रॉमा या फिर ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट जो किसी ने देखा हो, उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है, जैसा कि जिसमें डेथ थ्रेट या फिर कोई भी सीरियस इंजरी। नेक्स्ट है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। तो ओसीडी ये भी क्या है, एंजाइटी डिसऑर्डर में आएगा। इसके अलावा जो और टाइप्स हैं उसमें पैनिक डिसऑर्डर है और डिफरेंट फोबियाज हैं, जिसमें एग्रोफोबिया आ सकता है, स्पेसिफिक फोबिया, एनिमल, इंजेक्शन, ब्लड या फ्लाइंग। इन सब चीज़ों से के जो फोबियाज हैं वो भी एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो एंजाइटी डिसऑर्डर की जो टाइप्स में जनरलाइज एंजाइटी है, पैनिक है, सोशल एंजाइटी है और एग्रोफोबिया है। अब क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा एंजाइटी है या इसके अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके सिम्टम्स और साइन क्या हैं, इसकी वजह से हम किसी को भी जज कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको एंजाइटी है। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स, जिसमें एक्सेसिव एंजाइटी है, वरी इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, यानी कि ऐसी वरी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो, पुअर कंसंट्रेशन के कोई भी जिसको एंजाइटी हो रही हो उसको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही होती है, माइंड गोइंग ब्लैंक, उसको सोचने में प्रॉब्लम हो रही होती है, फीलिंग बिहाइंड अप और डाउन। और इसकी फीलिंग्स क्या हैं कि कभी उसको खुशी फील हो रही हो, अगर वो खुश है तो उसकी कंटिन्यू खुशी उसको फील नहीं होगी, बल्कि कभी सैडनेस तो कभी उसको हैप्पीनेस फील हो रही होगी। और अच्छा, फिजिकल सिम्टम्स में क्या होता है कि थकावट और हेडेक हो रही होती है, मसल्स टेंशन है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही होती है, यानी कभी तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो और कभी बहुत कम। इसके अलावा जो सोशल में उसको प्रॉब्लम हो रही होती हैं कि अगर तो वो बहुत ज़्यादा सोशल हो तो हो सकता है एंजाइटी की वजह से उसको सोशल लाइफ में जाना, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सोशल एंजाइटी वाले पेशेंट जो हैं कि वो सोशल सिचुएशन से घबराते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो सोशल लाइफ उसकी काफ़ी हद तक एंजाइटी की वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है। ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। अदर इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरियाज, मतलब उसके अलावा और भी बहुत से सोशल एरियाज उसके डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और उसकी जो स्किल्स हैं वो भी पुअर हो जाती हैं एंजाइटी की वजह से। इसके अलावा जो एंजाइटी की वजह जो अदर सिम्टम्स हैं उसमें क्या होता है, fear of being humiliated, fear and avoidance of being in social situations, speaking in public, talking to strangers, writing in front of others, interaction with authority figures, यानी ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकली उसको इफेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स में क्या होता है कि स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से डायरिया हो सकता है, स्वेटिंग और ट्रैम्बलिंग, ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो हम एंजाइटी को डायग्नोज कर सकते हैं इसकी वजह से। अच्छा, और इसके अलावा एंजाइटी डायग्नोज करने के लिए बहुत से टेस्ट हैं जिसमें कि ब्लड सेल्स काउंट्स, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि इसमें स्टमक डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि लीवर भी डिस्टर्ब हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत से विटामिन जैसा कि B12, फोलेट वगैरह इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है एंजाइटी की वजह से, जिससे हम इसको डायग्नोज करने में आसानी होती है। इसके अलावा DSM-5 का क्राइटेरिया है कि DSM-5 के अकॉर्डिंग एंजाइटी या वरी को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें ये है कि अगर जो सिम्टम्स हमने पहले डिस्कस किए हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 6 मंथ, अगर 6 मंथ तक कंटिन्यूसली ये सारे सिम्टम कोई भी
फील कर रहा हो या किसी को लग रहा हो कि वो उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसमें उसका क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 6 मंथ तक ये सिम्टम उसको कंटिन्यूसली होनी चाहिए, जिसकी वजह से जिसके बाद डायग्नोज होगा कि इसको एंजाइटी है। और इसमें अदर सिम्टम्स में आ रहा है कि रेस्टलेसनेस और फीलिंग बियॉन्ड अप और ऑन एज, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और माइंड गोइंग ब्लैंक, बीइंग इजीली फैटिग, मसल्स टेंशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। ये क्या है? ये सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम एंजाइटी को डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी और भी मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है, जैसा कि अगर कोई और मेंटल डिसऑर्डर या फिर जैसे अगर कोई अल्कोहल या ऐसी मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, वो भी क्या है, एंजाइटी की रीजंस हो सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, कि एंजाइटी डिसऑर्डर को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं, जिसमें सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी है सीबीटी, जिसके थ्रू हम एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। ये हमें सीबीटी हेल्प करती है फेयर को कम करने में और वरी को कम करने में, और इसके अलावा हेल्प करती है ओवरकम स्लीप डिस्टर्बेंस। जो स्लीप डिस्टर्बेंस होती हैं, इसको भी हम सीबीटी के थ्रू कम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस होते हैं कि उनको सेशंस के डिफरेंट सेशंस होंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से हम एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। काउंसलिंग सेशंस होते हैं कि हम उसकी एंजाइटी पेशेंट की काउंसलिंग के थ्रू भी उसकी एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी और जिसमें आता है, ये ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि नॉन फार्माकोलॉजिक, जिसके हम मेडिकेशन का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम उसका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उसके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर तो वो हम उसके कॉजेज़ देखेंगे कि अगर तो वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है या कोई ऐसा नशा जिसमें निकोटीन या स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से अगर एंजाइटी हो रही है तो हम उसको कम कर देंगे, और उसको हेल्दी डाइट बताएंगे कि जिसके थ्रू उसकी एंजाइटी कम हो सकती है। एक्सरसाइज है, स्पोर्ट्स, तो और इसके अलावा उसके स्लीप में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम उसकी मैनेजमेंट में पे काम करके एंजाइटी को कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपका एंजाइटी मैनेजमेंट या एंजाइटी